दोस्तों नमस्कार। अकबर के इतिहास की जो सीरीज चल रही है, अकबर के इतिहास के सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा पेटीकोट शासन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि अकबर की 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। आप उनको पहले देख लें, तभी ये वीडियो देखने आएँ, तभी आपको शुरुआत से और सही जानकारी मिलेगी। तो पिछले तीनों वीडियो का जो मोटा मोटा सार ये रहा कि 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो 1556 में जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो उसके बाद 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर पर कौन कंट्रोल किया? तो उसका संरक्षक, उसका खान बाबा यानी कि बैरम खान ने कंट्रोल किया, और जिसकी कहानी मैं पूरी तरह से आपको समझाया और किस तरह से बैरम खां के कंट्रोल से अकबर अपने आप को मुक्त करता है। और जैसे ही अकबर से बैरम खां का कंट्रोल हटता है तो अकबर पर एक नया गुट हावी होता है, एक नए तरह के समूह के लोग हावी हो जाते हैं, जिसमें उसके अकबर के परिवार के लोग, अकबर के विश्वसनीय लोग, अकबर के खास लोग उसमें शामिल होते हैं। और अकबर पर जब इस ग्रुप का नियंत्रण होता है, यानी ज़्यादातर उसमें आप देखेंगे कि जो मेन रोल रहा, अकबर की एक धाय माँ थी, यानी अकबर का लालन पालन करने वाली एक माँ थी जिसका नाम था माहम अनगा। माहम अनगा कौन थी? तो इसको समझने के लिए आप जस्ट इतना समझिए कि जैसे घर के बाहर अकबर का संरक्षण बैरम खां करता था, उसी तरह घर के अंदर अकबर का संरक्षण, घर के अंदर जो अकबर का लालन पालन, अकबर का ध्यान रखने का काम दिया गया था, वो एक महिला को दिया गया था जिनका नाम था माहम अनगा। माहम अनगा बैरम खां का लेडी स्वरूप थी। एक तरह से ये समझिए कि बैरम खां बाहर था और जो माहम अनगा थी वो अंदर अकबर को क्या कर रही थी? सुरक्षा प्रदान कर रही थी। तो जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो बैरम खां के मरने के बाद ये माहम अनगा हावी हो गई अकबर पर। तो आप इसी काल को और लगभग ये जो गुट था अकबर के रिश्तेदारों का, ये गुट अकबर पर लगभग कहीं कहीं किताबों में उल्लेख मिलता है कि 4 सालों तक हावी रहा, और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 2 सालों तक, यानी 1560 से 1562 तक हावी रहा ये ग्रुप। अकबर के कुछ घरेलू रिश्तेदार और कुछ विश्वास पात्र लोगों का नियंत्रण अकबर पर रहा, यानी अकबर को उनकी बातें माननी पड़ती थी। लेकिन सतीश चंद्रा की एक किताब है, उसमें जिक्र ये भी मिलता है कि इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूरी तरह इनका कंट्रोल था, क्योंकि अकबर की आज्ञाओं का बहुत उल्लंघन इसमें नहीं किया जाता था, लेकिन अकबर पर एक कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह के शासन को जिसमें आपके घर के लोग, घर की महिलाएं या कुछ विश्वास पात्र लोग पूरी तरह से आप पर कंट्रोल कर लें, पूरी तरह से एक बादशाह पर कंट्रोल कर लें, यानी एक बादशाह घर के मामले से उलझ के रह जाए, अपने स्वतंत्र निर्णय न ले पाए, इस तरह के शासन को हम कहते हैं पेटीकोट शासन। एक तरह से इसको एक महिला शासन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, कि एक तरह से ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो महिलाएं थी उनका नियंत्रण अकबर पर था। इसीलिए ये महिलाओं के पोशाक से इसको क्या किया गया है? इंगित किया गया है, क्योंकि पेटीकोट तो महिलाएं पहनती हैं, तो इसीलिए इसको इंगित किया गया है कि यह पेटीकोट शासन था। अब आप कहेंगे पेटीकोट शासन में शामिल कौन कौन था? तो मैं बताऊं आपको। देखिए, बीच में मैंने लिखा है पेटीकोट शासन, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। क्या है डायग्राम में? पेटीकोट शासन की जो प्रमुख किरदार थी वो थी माहम अनगा। माहम अनगा कौन है? तो मैंने यहाँ लिखा है कि माहम अनगा अकबर की धाय माँ थी। ये अकबर की धाय माँ थी, एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थी, एक कटु राजनीतिज्ञ थी, और एक अगर अबुल फजल के शब्दों में कहें तो एक दमदार वकील थी। शानदार व्यक्तित्व था। यानी जैसा बैरम खां का काम बाहर था, वैसे माहम अनगा का काम कहाँ था? घर के अंदर था। इसीलिए माहम अनगा जो इसकी धाय माँ थी अकबर की, यानी अकबर का लालन पालन करने वाली माँ, जिन्होंने, धाय माँ का मतलब अपने गर्भ से तो जन्म नहीं दिया हो बच्चे को, लेकिन बच्चे का पालन पोषण एकदम उसकी माँ की तरह किया हो, उसको ही हम कहते हैं धाय माँ। ठीक, तो धाय माँ जो थी माहम अनगा, ये प्रमुख रूप से पेटीकोट शासन में ये प्रमुख किरदार थी, प्रमुख भूमिका इनकी थी। इसी माहम अनगा की एक बेटी थी जिनका नाम था जीजी अनगा।
ये जीजी अनगा भी अकबर पर कंट्रोल रखती थी। और एक पुत्र था इसी माहम अनगा का जिसका नाम था अधम खां। नाम जैसा अधम खां वैसा ही अधम आदमी भी था। ये माहम अनगा जो थी, माहम अनगा की मृत्यु तो जल्द ही हो गई, माहम अनगा की मृत्यु तो जल्द ही हो गई थी। या ऐसे कहें कि ये जो अधम खां था ना, अधम खां, ये अधम खां बड़ा बेसब्र नौजवान था। इसको चाहत बहुत बड़े बड़े पोस्ट की थी, बहुत जल्दी चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बहुत जल्दी ये चाहता था कि मुझे सारे काम मिल जाए, सारी कमान मिल जाए, सारी जिम्मेदारी मुझे मिल जाए। बहुत बेसब्र नौजवान था। जैसे कुछ लड़के सोचते हैं कि 2 महीना तैयारी कर लो मेरी यूपीएससी निकल जाए, उसी तरह का आदमी ये अधम खां था। अधम खां ने क्या किया, बहुत बेसब्र नौजवान था, उसको अकबर ने उसको टेस्ट करने के लिए बोला कि इसकी ज़रा ईमानदारी चेक की जाए, इसकी जरा रण कुशलता चेक की जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, अकबर ने कमान सौंपी उसको। कमान का मतलब कमांडर बना दिया एक तरीके से, एक अभियान का, जिसको कहते हैं मालवा का अभियान। तो बोला कि बेटा अधम खां, अकबर बोला, अकबर ने कहा, 18 साल का अकबर इस अधम खां से कहता है कि अधम खां तू जा और मालवा जीत करके दिखा मुझे। अधम खां जाता है मालवा के अभियान पर, लेकिन वहां जाकर के यह स्वतंत्र व्यवहार शुरू कर देता है, किसी भी मुगल आदेश का पालन करने से मना कर देता है। जिस तरह की युद्ध नीति, जिस तरह की संधि नीति अकबर ने इसको बताई थी, उसका उल्लंघन करना शुरू कर देता है, अकबर की आज्ञाओं की अवहेलना करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये अकबर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू करता है, स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू करता है, तो अकबर इसको वापस बुला लेता है और कहता है तुम मालवा का अभियान कैंसिल करो, मालवा का अभियान कैंसिल करने के बाद तुम वापस आओ। और इतना बेसब्र नौजवान था ये अधम खां कि जब मालवा के कमान से ये वापस आता है तो आकर के कहता है कि मुझे वजीर बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। क्योंकि बैरम खां तो मर चुका था, इससे पहले प्रधानमंत्री बैरम खां था और बैरम खां उसी समय मर चुका था। तो बैरम खां के मरने के बाद उस महल में एक व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रखा गया होता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की टेम्पररी प्रधानमंत्री रखा गया था। तो ये आकर के सोचता है अधम खां कि ये पद मुझे मिल जाए, प्रधानमंत्री का पद। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ चाहिए होता है, तो उसी तरह अधम खां था। ये भी सोचता है कि मुझे प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, वजीर का पद मिल जाए, और नहीं मिलता है जब पद तो उसी कार्यवाहक वजीर की हत्या कर देता है। ये अधम खां इस बेसब्री का नतीजा देखो। ये अधम खां उसी वजीर की हत्या कर देता है, और जब वजीर की हत्या करता है चाकू मार करके, उसी समय अकबर को खबर मिलती है कि इस अधम खां ने आपके कार्यकारी वजीर की हत्या कर दी। अकबर आग बबूला हो जाता है। अकबर आग बबूला होकर के आता है और इस अधम खां को छज्जे से फेंक देता है या छज्जे से फेंकवा देता है, और वहीं छज्जे से गिर करके ये अधम खां परलोक सिधार जाता है, मुल्के अदम पहुंच जाता है, जन्नत मिल जाती है। तो जब ये जाता है अधम खां को छज्जे से फेंकवा दिया और अधम खां मारा जाता है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी शोक में इसकी माँ माहम अनगा मर गई, इसी शोक में माहम अनगा मर गई। यानी कि ये दोनों जब निपट लिए तो ये जीजी बेगम करी क्या पाएंगी। और ये पेटीकोट शासन के दौरान आप समझिए कि माहम अनगा थी, अधम खां था, जीजी अनगा इसकी बेटी थी, और एक शिहाबुद्दीन नाम का भी व्यक्ति था जो बहुत विश्वास पात्र था अकबर का, और दिल्ली का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन अकबर का एकदम खास आदमी था, ये एक अकबर का एकदम खास आदमी था। तो आप समझिए कि इस पेटीकोट शासन में, जिसमें अकबर एक तरह से घरेलू नियंत्रण में रहता है, तो उसमें माहम अनगा शामिल रहती है, माहम अनगा की बेटी जीजी अनगा, उसका बेटा अधम खां, और एक शिहाबुद्दीन का नाम का आदमी जो दिल्ली का राज्यपाल होता है। ये चारों लोग मिल करके लगभग अकबर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अधम खां को मार दिया अकबर ने, माहम अनगा भी चली गई, और उसके बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि ये घटनाएं जो है ना, ये घटनाएं 1561 और 1562 के आसपास की हैं, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि 1562 में ये हरम दल से क्या हो गई थी, ये हरम दल से या इस पेटीकोट शासन से, या इसी को कभी कभी पेटीकोट शासन को ही पर्दा शासन कहते हैं, तो इस पेटीकोट शासन या पर्दा शासन से इसी 1562 के आसपास क्या हो गया, अकबर मुक्त हो गया।
क्योंकि ये दोनों मर गए और इन दोनों के मरने के बाद पूरी तरह से क्या हुआ, अकबर पर सबका नियंत्रण खत्म हो गया। पहले बैरम खां का नियंत्रण खत्म हुआ, अब इसके क्या हुआ, इस पेटीकोट शासन का, इन रिश्तेदारों का भी क्या हुआ, खत्म हो गया नियंत्रण। और खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन जो इससे और बनता है कि इस पेटीकोट शासन के दौरान अकबर ने कहाँ कहाँ विजय की थी या मुग़ल साम्राज्य ने किन किन जगहों को जीता था। तो आप कहेंगे एक तो जीता था मालवा को और दूसरा जीता था गोंडवाना को। तो पेटीकोट शासन के रहने के दौरान भी अकबर ने मालवा और गोंडवाना की विजय की थी। लेकिन इसको पूरी तरह पेटीकोट शासन आप मत कहना, क्योंकि अकबर की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा अनदेखा नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी कंट्रोल माहम बेगम का था, कंट्रोल अधम खां का था। ये सब मिल कर के चाल चलते थे कि अकबर को किसी तरह से उलझाए रखो, अकबर को अपने नियंत्रण में लेकर के रखो, ताकि हमारा राजा तो अकबर रहे लेकिन राज हमारा चलता रहे, हमारे नियंत्रण में सभी लोग रहें। तो यह आपको पेटीकोट शासन समझ में आ गया होगा। कैसा है पेटीकोट शासन कि जब घरेलू लोग, जब रिश्तेदार आपके, जब आपके बहुत विश्वास पात्र लोग आप पर नियंत्रण करने लगें, किसी बादशाह पर नियंत्रण कर लें और अपने मर्जी के अनुरूप फैसले दिलवाएं, तो उसी को हम कहते हैं पेटीकोट शासन या उसी को हम कहते हैं पर्दा शासन। और इस पेटीकोट शासन या इस पर्दा शासन के नियंत्रण में अकबर 2 सालों तक रहा, 1560 से 1562 तक, या 1560 से कहें तो 1564 तक। यह आपके एग्ज़ाम के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि ये शासन 1560 से 1562 तक ही था, क्योंकि मेन नियंत्रण माहम अनगा का था, मेन नियंत्रण अधम खां का था। ये दोनों मर गए और ये 1562 में अकबर को इस पेटीकोट शासन से मुक्ति हो गई। तो ये 2 सालों तक का जो शासनकाल था अकबर का, ये पूरी तरह से किसके नियंत्रण में था, ये पूरी तरह से उसके परिवार के लोगों के नियंत्रण में था, इसीलिए इसको पेटीकोट शासन कहते हैं। ये ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो जब लेकर के आऊँगा तो अगली वीडियो में मैं आपको अकबर के राजनैतिक अभियानों को समझाऊंगा कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं वीडियो कर देता हूँ बंद। जय राम जी की।